शिक्षा का दर्शन। दर्शन की वह शाखा है जो शिक्षा के असली मकसद और उसके तरीकों पर सोचती है। यह देखती है कि शिक्षा क्यों जरूरी है, उसका लक्ष्य क्या है और शिक्षा के सिद्धांतों और व्यवहार में कौन से दार्शनिक सवाल उठते हैं। क्योंकि शिक्षा हर समाज और हर व्यक्ति की जिंदगी में होती है और उसका असर गहरा होता है, इसलिए यह विषय बहुत बड़ा है। इसमें नैतिकता, समाज और राजनीति, ज्ञान की समझ, अस्तित्व, मन और भाषा जैसे कई हिस्से शामिल होते हैं। यह एक तरफ शिक्षा के सिद्धांतों को देखता है और दूसरी तरफ असल जिंदगी में शिक्षा कैसे हो रही है और किस माहौल में हो रही है, इस पर भी ध्यान देता है। इसमें ऐसे सवाल आते हैं जैसे कौन सा ज्ञान पढ़ाना जरूरी है, शिक्षा में समानता और न्याय का मतलब क्या है, पाठ्यक्रम और टेस्ट कितने सही हैं, पैसों का इंतजाम कैसे हो और शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए। शिक्षा का दार्शनिक हमेशा साफ सोच, तर्क की मजबूती, सबकी भलाई और निष्पक्षता पर जोर देता है और अच्छी तरह सोच समझकर शिक्षा के लक्ष्य और तरीकों को परखता है। शिक्षा के दर्शन का लंबा इतिहास है। पुराने समय में सुकरात ने सवाल जवाब करके यह दिखाया कि शिक्षा में सोचने और तर्क करने की आदत डालना बहुत जरूरी है। यही विचार बाद के दार्शनिकों तक चलता रहा और आज भी बहुत से दार्शनिक मानते हैं कि शिक्षा का सबसे बड़ा मकसद इंसान को समझदारी से सोचने और सही फैसले लेने की आदत। लेकिन इस विषय की परिभाषा तय करना आसान नहीं है। कुछ लोग सिर्फ गहरे दार्शनिक सवालों पर ध्यान देते हैं, तो कुछ लोग शिक्षा की असली नीतियों और व्यवहार पर भी राय देते हैं। कभी कभी शिक्षक या मनोवैज्ञानिक भी अपने काम में आने वाले दार्शनिक सवालों पर लिखते हैं। कुछ बड़े दार्शनिकों ने शिक्षा पर लिखा है, लेकिन वह लिखाई ज्यादा दार्शनिक नहीं होती, फिर भी उसे शिक्षा का दर्शन माना जाता है। इस तरह शिक्षा का दर्शन कभी गहरे सवालों में डूबा होता है और कभी शिक्षा की असली दुनिया से जुड़ा होता है, और यही इसे और भी दिलचस्प और पेचीदा बना देता है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे और बहुत जटिल मुद्दे आते हैं। इसका समाज में महत्व सबसे ऊपर माना जाता है। यही वजह है कि शिक्षा से जुड़े सवाल कई तरह के बुद्धिजीवियों को आकर्षित करते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके, विचार और सोच लेकर इसमें आता है। इसी कारण शिक्षा के दर्शन पर पिछले कई सौ सालों में हुए बड़े सामाजिक और दार्शनिक बदलावों का गहरा असर पड़ा है। इसमें मार्क्सवाद, मनोविश्लेषण, अस्तित्ववाद, प्रज्ञानवाद, सकारात्मकता, उत्तर आधुनिकता, व्यवहारवाद, नई आर्थिक नीतियां, नारीवाद की कई लहरें और विश्लेषणात्मक दर्शन जैसी धाराओं का योगदान रहा है। दर्शन का एक बड़ा हिस्सा हमेशा से रहा है साफ साफ सोचने का तरीका, तर्कों को परखना, उलझन दूर करना और सही फर्क समझना। 20वीं सदी की शुरुआत में विश्लेषणात्मक दर्शन उभरा और धीरे धीरे शिक्षा के दर्शन पर इसका गहरा असर पड़ा। इसने शिक्षा के बारे में सोचने और लिखने का तरीका लंबे समय तक अपने कब्जे में रखा। आधुनिक समय में इस धारा की शुरुआत C.D. हार्डी ने की। उन्होंने साफ कहा कि शिक्षा के सिद्धांतों को भी वैसे ही जांचना चाहिए जैसे दार्शनिक भाषा और तर्क की जांच करते हैं। उनका मानना था कि कई बार दार्शनिकों के बीच असली फर्क तथ्यों का नहीं, बल्कि शब्दों के इस्तेमाल या भावनाओं का होता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शिक्षा के दर्शन में इस विश्लेषणात्मक सोच की धारा तेजी से फैली। कई किताबें और लेख आए जिनमें शिक्षा के शब्दों और विचारों को गहराई से समझाने की कोशिश की गई। कुछ बड़े नाम जैसे D.J. ओकॉनर, इसराइल शेफलर और R.S. पीटर्स इस धारा के प्रमुख चेहरों में रहे। इन लोगों ने शिक्षा की भाषा, ज्ञान की शर्तें, पढ़ाने के तरीके और शिक्षा में तर्क व समझदारी की अहमियत जैसे विषयों पर विस्तार से लिखा। इस दौर की रचनाओं में खास तौर पर यह बातें उठी कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान देने का काम नहीं, बल्कि सोचने और समझने की आदत डालने का एक साधन है। यह विश्लेषणात्मक धारा अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया में शिक्षा के दर्शन की बुनियाद बन गई और लंबे समय तक इसे दिशा देती रही। विश्लेषणात्मक शिक्षा दर्शन में सबसे असरदार काम
हर्स्ट और पीटर्स ने किया। उन्होंने शिक्षा की असली परिभाषा समझाने की कोशिश की। उनका कहना था कि कोई व्यक्ति तब सच में शिक्षित कहलाता है जब उसमें अच्छे बदलाव आए, वह ज्ञान और समझ हासिल करे और जिस ज्ञान या हुनर में उसे सिखाया गया है उसमें उसकी दिलचस्पी और लगाव भी पैदा हो। पीटर्स ने शिक्षा को एक तरह की दीक्षा या शुरुआत मानने का विचार भी दिया। इसी तरह उन्होंने शिक्षा और ब्रेन वॉश यानी अंधी शिक्षा के फर्क पर भी जोर दिया। यह फर्क इस बात से तय होता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने वाले की नीयत क्या है, पढ़ाने का तरीका कैसा है और उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन भाषा और शब्दों पर आधारित इस विश्लेषण से सब लोग एक राय पर नहीं पहुंचे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नतीजे निकाले। इसी दौरान शेफलर ने कहा कि सिर्फ साधारण भाषा का इस्तेमाल करने से सही नतीजा नहीं मिलता। उन्होंने जोर दिया कि भाषा और तर्क के साथ साथ विज्ञान जैसी सख्ती, गहराई, अलग अलग विकल्पों की इज्जत और निष्पक्षता भी होनी चाहिए। उन्होंने तर्कशास्त्र और वैज्ञानिक सोच को मिलाकर शिक्षा दर्शन की बुनियादी बातों को साफ करने पर बल दिया। कुछ समय तक इस धारा का असर बहुत ज्यादा रहा, लेकिन धीरे धीरे इसकी चमक कम हो गई। इसकी वजह यह थी कि लोगों ने कहना शुरू किया कि इसमें छोटे छोटे मुद्दों पर इतना ध्यान दिया जाता है कि असली और व्यवहारिक समस्याएं पीछे रह जाती हैं। ब्रिटेन में कई छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि भाषा पर आधारित यह सोच पुराने मूल्यों और परंपराओं को बचाने का काम कर रही। मुख्य धारा के दर्शन में भी भाषा आधारित विश्लेषण की आलोचना बढ़ रही थी और धीरे धीरे इसका असर शिक्षा दर्शन पर भी दिखने लगा। ब्रिटेन में आम लोगों तक भी यह चर्चा पहुंच गई थी और इस पर कई बड़ी बहसें हुईं। यही वजह रही कि शिक्षा दर्शन में विश्लेषणात्मक धारा का दबदबा समय के साथ कम होता चला गया। रिचर्ड पीटर्स को पहले ही यह इशारा मिल गया था कि विश्लेषणात्मक शिक्षा दर्शन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कनाडा में एक सम्मेलन में जब उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों पर अपना विचार रखा तो एक दार्शनिक ने उनसे सवाल किया कि हम आखिर किसके विचारों का विश्लेषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग लोग और समाज के अलग अलग वर्ग शिक्षा को अलग नजरिए से समझते हैं। यानी पीटर्स का विश्लेषण दरअसल उसी वर्ग की भाषा और सोच को दिखा रहा था जिससे वे खुद जुड़े हुए थे। 70 के दशक में जब इस सोच की आलोचना तेज हुई तब यूरोप से आए नए विचारों और किताबों ने शिक्षा दर्शन को नई दिशा दी। गारामर, फूको और देरिदा के काम अंग्रेजी में आए। लायोटार्ड की किताब पोस्ट मॉडर्न कंडीशन भी आई। हाइडेगर और हसरल जैसे दार्शनिकों के विचारों को भी नए समर्थक मिले। नारीवादी विचारधारा ने भी शिक्षा दर्शन में अपनी आवाज बुलंद की। इसी दौर में मैक्सिम ग्रीन, नेल नॉर्डिंग्स और जैन रोलैंड मार्टिन जैसी लेखिकाओं ने शिक्षा और नैतिकता पर अहम काम किए। इन सब के चलते विश्लेषणात्मक शिक्षा दर्शन अब केंद्र में नहीं रहा, लेकिन उसकी आवाज आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। शिक्षा का क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसमें अनगिनत विषय आते हैं। सब पर विस्तार से लिखना लगभग नामुमकिन है, लेकिन कोशिशें हुई हैं कि इसकी झलक दी जा सके। इस क्षेत्र में यौन शिक्षा, विशेष शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, कला शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, बहुसांस्कृतिक शिक्षा, शिक्षा और पहचान की राजनीति, प्रेरणा और कक्षा प्रबंधन, विश्वविद्यालयों का उद्देश्य, उच्च शिक्षा में समान अवसर, स्त्रीवादी विचार, आलोचनात्मक सोच, पोस्ट मॉडर्निज्म, रोमांटिक विचार और पेशेवर शिक्षा जैसे विषयों पर गए। इसी तरह शिक्षा दर्शन में तर्क और सोच का विकास, कल्पना को पढ़ाना, देखभाल और संवेदना, नैतिक शिक्षा की सीमाएं, चरित्र निर्माण, लोकतंत्र और शिक्षा, कला और शिक्षा, कला और शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और धार्मिक सहिष्णुता, ज्ञान का महत्व, बच्चों के हित, अधिकार और पूर्वाग्रह जैसे मुद्दों पर भी काम हुआ है। इसमें अलग अलग धाराएं जैसे व्यवहारवाद, स्त्रीवाद और उत्तर आधुनिकता भी शामिल रही हैं।
इतने बड़े और फैले हुए क्षेत्र में चुनिंदा विषयों को चुनना आसान नहीं होता, लेकिन समकालीन शिक्षा दर्शन उन मुद्दों को सामने लाता है जिनका असर समाज और शिक्षा दोनों पर गहरा पड़ता है। पढ़ाई में क्या पढ़ाया जाए, यानी पाठ्यक्रम की सामग्री क्या हो, यह बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल है। शिक्षा और स्कूलिंग में फर्क समझना जरूरी है। स्कूलों में शिक्षा होती है, लेकिन गलत शिक्षा भी हो सकती है, और कई काम ऐसे भी होते हैं जो शिक्षा से सीधे जुड़े नहीं होते, जैसे मुफ्त खाना देना, सामाजिक संबंध बनाना, बच्चों का आपस में सामाजिक संबंध बनाना। शिक्षा घर में, लाइब्रेरी और म्यूजियम में, धार्मिक स्थानों और क्लबों में या मीडिया के जरिए भी हो सकती है। पाठ्यक्रम बनाते समय कई फैसले लेने पड़ते हैं। कौन सा विषय पहले पढ़ाया जाए और कौन बाद में, हर विषय पर कितना समय दिया जाए, कहाँ प्रयोग या प्रोजेक्ट कराए जाए, ये सब तकनीकी फैसले होते हैं। ऐसे फैसले ज्यादातर उन्हीं लोगों को करने चाहिए जो बच्चों के साथ अनुभव रखते हों या सीखने की मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझते हों। लेकिन इसके अलावा कुछ गहरे सवाल भी उठते हैं, जैसे किन विषयों को शामिल किया जाए या हटाया जाए। उदाहरण के लिए, जीव विज्ञान में विकासवाद या सृष्टि सिद्धांत को पढ़ाना चाहिए या नहीं? अर्थशास्त्र पढ़ाना कितना सही है? जन्म नियंत्रण, देशभक्ति या युद्ध से जुड़ी घटनाओं पर पढ़ाना कितना जरूरी? इन सवालों के जवाब हमेशा इस बात से जुड़े होते हैं कि शिक्षा का असली मकसद क्या है। शिक्षा का मकसद ज्ञान बढ़ाना हो सकता है, जिज्ञासा पैदा करना, समझ बढ़ाना, कल्पना का विस्तार करना, बच्चों को सभ्य बनाना, उन्हें सोचने और फैसले लेने में सक्षम बनाना, या उनमें संवेदनशीलता और जिम्मेदारी लाना। लेकिन इन सभी लक्ष्यों पर बहस होती रही है, जैसे आत्मनिर्भरता का लक्ष्य लें। कुछ लोग मानते हैं कि शिक्षा का मकसद इंसान को अच्छा जीवन जीने लायक बनाना है, लेकिन यह भी साफ नहीं है कि अच्छा जीवन सबके लिए एक जैसा होता है या नहीं। इसलिए कई बार यह तय करना छात्रों पर छोड़ देना चाहिए कि उनके लिए अच्छा जीवन क्या है। अगर आत्मनिर्भरता को अच्छे जीवन का हिस्सा माना जाए, तो पाठ्यक्रम का मकसद बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि आत्मनिर्भरता सिर्फ अच्छे जीवन के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि छात्रों को इज्जत और बराबरी से देखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मनिर्भरता इसलिए जरूरी है क्योंकि यह छात्रों की बुनियादी जरूरत है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि आत्मनिर्भरता शिक्षा का लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। यानी पाठ्यक्रम और शिक्षा के उद्देश्य हमेशा बहस और अलग अलग राय का विषय रहे हैं और आज भी हैं। अगर मान भी लिया जाए कि शिक्षा का मकसद आत्मनिर्भर बनाना या अच्छे जीवन की समझ देना है, तो यह आसान नहीं है कि बच्चों को इसमें कैसे मदद की जाए। इसी सवाल पर बहुत बहस हुई है कि पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाना चाहिए। एक विचार यह है कि ज्ञान अच्छे जीवन की समझ के लिए जरूरी है, और क्योंकि ज्ञान के साथ बुनियादी रूप होते हैं, इसलिए पाठ्यक्रम का मकसद होना चाहिए कि बच्चों को इन सभी रूपों से परिचित कराया जाए। दूसरा विचार यह है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बना सके, और यह भी कम से कम खर्च और मेहनत से हो। इस आत्मनिर्भरता का मतलब है आत्म जागरूकता, अलग अलग रास्तों का सोचना समझना, दूसरों की जिंदगी और फैसलों को समझना, बिना जिद के फैसले लेना, पुराने ढर्रे की सोच से बाहर निकलना, संवेदनशीलता, कल्पना, आलोचनात्मक सोच और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या पाठ्यक्रम किसी खास वर्ग या ताकतवर लोगों के राजनीतिक और सामाजिक हितों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कई विचारकों ने कहा कि असल में कई जगहों पर पाठ्यक्रम ताकतवर तबकों के हितों को ही दिखाता है। अब सवाल यह है कि क्या स्कूल और कॉलेज समाज को पहले से तय किए गए लक्ष्यों की ओर ढालने के लिए हो, या छात्रों को इतना सक्षम बनाया जाए कि वे खुद इन लक्ष्यों को परख सकें। कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षा का काम दिमाग को ढालना नहीं, बल्कि उसे आज़ाद करना है।
उसे ज्ञान और आलोचनात्मक सोच से मजबूत करना है ताकि वह खुद सवाल पूछ सके और जवाब ढूंढ सके। तीसरा सवाल यह है कि क्या हर बच्चे के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए या अलग अलग विकल्प होने चाहिए ताकि बच्चे अपनी रुचि और क्षमता के हिसाब से पढ़ाई चुन सके। पहले अक्सर ऐसा होता था कि एक ही पाठ्यक्रम सबको पढ़ाया जाता था और वह भी ज्यादातर उन्हीं के लिए बना होता था जो पढ़ाई में अच्छे थे या ऊंचे पदों के लिए तैयार किए जा रहे। कुछ लोगों का मानना था कि सबसे अच्छा पाठ्यक्रम सबके लिए होना चाहिए, लेकिन इसकी भी आलोचना हुई। कहा गया कि बच्चों को वही पढ़ने के लिए मजबूर करना जिसमें उनकी रुचि न हो या उनकी क्षमता न हो, शिक्षा के नाम पर उन्हें थका देने जैसा है। एक उदाहरण प्लेटो का भी दिया जाता है, जिनका कहना था कि शुरुआत में सब बच्चों को एक जैसा पढ़ाया जाए, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ें, उनकी क्षमताओं के हिसाब से उन्हें अलग अलग रास्तों पर भेज दिया जाए। जो सबसे आगे बढ़े वही समाज के नेता बने। इस तरह पाठ्यक्रम पर बहस हमेशा से रही है और इसमें यह सवाल सबसे बड़ा है कि शिक्षा का असली मकसद बच्चों को ढालना है या उन्हें सोचने और समझने के लिए आजाद करना है। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब जॉन रॉल्स ने अपनी किताब में न्याय का सिद्धांत बताया। इसने शिक्षा से जुड़े कई अहम सवालों पर नई बहस शुरू की। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा शिक्षा में न्याय और अवसरों की बराबरी का। रॉल्स का कहना था कि असली बराबरी का मतलब यह है कि किसी बच्चे को इसलिए फायदा न मिले कि उसके माँ बाप पहले से समाज में ऊंचे पदों पर हैं। यानी शिक्षा का बंटवारा ऐसा हो कि सभी समान प्रतिभाशाली और मेहनती बच्चों को बराबर मौके मिले। इसका मकसद था कि अमीर गरीब का फर्क पीढ़ी दर पीढ़ी चलकर जातियों या वर्गों जैसा रूप न ले। लेकिन इस विचार की आलोचना भी हुई। कहा गया कि इसमें बहुत होशियार बच्चों पर ज्यादा संसाधन खर्च किए जाते हैं और बाकी बच्चों को कम मौके मिलते हैं। अमीर परिवारों के कमजोर बच्चे भी गरीब परिवारों के कमजोर बच्चों से ज्यादा सुविधा नहीं पाते, इसलिए सिद्धांत टूटा हुआ नहीं माना जाता। लेकिन यह न्याय संगत भी नहीं लगता। रॉल्स ने यह भी कहा कि सभी नागरिकों को बराबर आज़ादी मिलनी चाहिए और यह आज़ादी अवसर की बराबरी से भी ज्यादा जरूरी है। आय और धन में असमानता तभी सही है जब वह समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हित में हो। इसके बावजूद शिक्षा के अवसरों में उनकी बराबरी का सिद्धांत पूरी तरह न्याय संगत नहीं माना गया, क्योंकि इसमें कला, आत्मज्ञान या नागरिकता जैसे दूसरे मकसदों को महत्व नहीं दिया गया। लेकिन असल में शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए भी होती। अगर शिक्षा में सिर्फ नौकरी से जुड़े कौशल न गिनकर कला, नागरिकता और आत्मज्ञान को भी शामिल किया जाए तो बराबरी की परिभाषा बदल जाती है। नौकरी से जुड़े कौशल प्रतियोगी होते हैं, यानी अगर एक बच्चा आगे बढ़े तो दूसरा पीछे रह जाता है। लेकिन नागरिकता या कला जैसे गुण प्रतियोगिता नहीं है। अगर एक बच्चा अच्छा नागरिक बने तो इससे दूसरों को भी फायदा होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में असमानता उतनी बड़ी समस्या नहीं है। इसी वजह से बराबरी की जगह अब एक और विचार उभरा है कि हर बच्चे को शिक्षा में कम से कम एक तय स्तर तक जरूरी अवसर और उपलब्धियां मिलनी ही चाहिए। इसे पर्याप्तता का सिद्धांत कहा गया है। लेकिन यह भी असल में बराबरी से ही जुड़ा है, क्योंकि यह सभी को बराबर नागरिक मानने के विचार से निकलता है। एक और विचार यह है कि शिक्षा और अवसरों का बंटवारा ऐसा हो जिसमें सबसे कमजोर बच्चों का हित सबसे पहले देखा जाए। यानी शिक्षा का असली मकसद सिर्फ होशियार या अमीर बच्चों को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि उन बच्चों का सहारा बनना है जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत। इस तरह शिक्षा में न्याय और बराबरी पर बहस अब भी जारी है और आगे भी चलती रहेगी। रॉल्स की किताब पॉलिटिकल लिबरलिज्म ने उनके सोच में बड़ा मोड़ लाया। पहले वे न्याय को ऐसे पेश करते थे जैसे वह सब पर बराबर लागू होता हो, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि हर सिद्धांत को लोग अलग नजरिए से ठुकरा सकते हैं।
इसलिए उन्होंने कहा कि न्याय की असली नींव लोकतांत्रिक समाज में मौजूद अलग अलग मूल्यों और विचारों की आपसी सहमति में ढूंढनी चाहिए। इस सोच में आजाद और बराबर नागरिकता का आदर्श सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इसका सीधा असर शिक्षा पर भी पड़ा कि बच्चों को कैसे ऐसा नागरिक बनाया जाए जो अलग अलग विचारों और मूल्यों को समझते हुए लोकतांत्रिक ढांचे में फिट हो सके। इसी दौर में और भी दार्शनिकों ने नागरिक शिक्षा पर लिखा। कुछ ने लिबरल सोच से अलग जाकर समुदाय पर जोर दिया। उनका मानना था कि अगर समाज में मजबूत समुदाय बनाए जाएं, तो व्यक्तिगत अधिकारों के टकराव से कई समस्याएं पहले ही खत्म हो सकती हैं। इस विचार ने लिबरल दार्शनिकों को भी यह सोचने पर मजबूर किया कि समुदायों को कैसे मजबूत किया जाए ताकि लोकतंत्र और राजनीति बेहतर हो सके। नारीवादी सोच ने भी इसमें योगदान दिया, खासकर देखभाल और संवेदना को शिक्षा का अहम हिस्सा मानकर। नागरिकता पर एक बड़ी बहस यह रही कि क्या देशभक्ति सच में एक गुण है, क्योंकि आज की दुनिया में हमें सिर्फ अपने देश के नागरिकों ही नहीं बल्कि बाहर के लोगों के प्रति भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इसके साथ ही राष्ट्रवाद से जुड़ा डर और नफरत का इतिहास भी जुड़ा है। इसलिए सवाल उठता है कि स्कूलों में हमें देशभक्ति किस हद तक सिखानी चाहिए। एक और बड़ा सवाल यह है कि नागरिकता की सही समझ कितनी गहरी और मुश्किल होनी चाहिए। अगर हम नागरिकता को बहुत गहरी नैतिक जिम्मेदारियों से जोड़ते हैं, तो नागरिक शिक्षा भी उतनी ही कठिन और सीमित हो जाएगी। कई दार्शनिक मानते हैं कि लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को अलग अलग जीवन शैलियों और सोच को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि असली नागरिकता का मतलब है कि हम राजनीतिक सहयोग उसी तरह करें जो सिर्फ हमारे नहीं बल्कि दूसरों के नैतिक नजरिए से भी सही लगे। इसका मतलब यह है कि नागरिक को खुले दिमाग से सोचना चाहिए और अलग अलग विचारों को समझना चाहिए, वरना वह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता है। नागरिक शिक्षा नैतिक शिक्षा का पूरा हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका असर समाज और परिवार तक फैलता है। नैतिक शिक्षा पर ज्यादातर काम हमेशा से नैतिक सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। हाल के समय में इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि फिर से गुणों और चरित्र पर आधारित शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा, जो पुराने समय की नैतिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। गुण नैतिकता का मुख्य विचार यह है कि सही और गलत का फैसला इस पर होना चाहिए कि एक आदर्श इंसान जो गुणों से भरा हुआ है, इन दोनों में फर्क कैसे करेगा। यह सोच बाकी दो बड़ी नैतिक धाराओं से अलग है। एक में सही गलत का आधार अच्छे नतीजे होते हैं और दूसरी में नैतिक कर्तव्यों पूरे करना। बहस अब भी जारी है कि इनमें से कौन बेहतर है। शिक्षा की नज़र से यह इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह ज़रूर है कि इस पर सोचने से हमें नैतिक शिक्षा के सही तरीके को समझने में मदद मिलती है। अरस्तु से प्रेरित होकर गुण और आदत डालने पर बहुत काम हुआ है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि गुण नैतिकता बाकी सब पर भारी है। नैतिक शिक्षा का एक और अहम हिस्सा है रोल मॉडल बनना और बच्चों का उनसे पहचान बनाना। इस पर और गहराई से ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षा का मकसद क्या हो, इस पर चर्चा के साथ साथ यह सवाल भी जुड़ा है कि शिक्षा का ज्ञान से जुड़ा असली लक्ष्य क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि शिक्षा का मुख्य मकसद सच या ज्ञान तक पहुंचना है। कुछ लोग कहते हैं कि असली मकसद आलोचनात्मक सोच और तार्किकता है, यानी ऐसा ज्ञान जो सही तर्कों के साथ हो। कुछ और विचारक कहते हैं कि सबसे अहम मकसद समझ है। कुछ का कहना है कि शिक्षा का असली मकसद बौद्धिक गुणों को बढ़ावा देना है। इन सब विचारों पर लगातार बहस चल रही है और इसका कोई एक तय जवाब नहीं है। एक और बड़ी बहस यह है कि छात्र अपने शिक्षकों पर कितना भरोसा करें। क्या बच्चों को हमेशा अपने शिक्षकों की कही बात मान लेनी चाहिए या हर बात परखनी चाहिए? छोटे बच्चों के पास इतना अनुभव नहीं होता कि वे हर बात की जांच कर सके, इसलिए उन्हें शिक्षक की बात माननी ही पड़ती है।
लेकिन बड़े छात्र यह सोच सकते हैं कि बात कितनी सही है और उसे दूसरे विचारों से मिला सकते हैं। असल सवाल यह है कि क्या सिर्फ यह मान लेना कि शिक्षक ने कहा है किसी बात को सही मानने की वजह बन सकती है? अगर ऐसा किया जाए तो यह शिक्षा के उस असली मकसद के खिलाफ होगा जिसमें बच्चों को खुद सोचने और फैसले लेने की क्षमता दी जानी चाहिए। फिर भी कभी कभी दूसरों पर भरोसा करना सही और ज़रूरी होता है। यही वजह है कि इस पर अभी और काम करने की ज़रूरत है ताकि यह समझा जा सके कि शिक्षा में भरोसा और आलोचनात्मक सोच का सही संतुलन कैसे बने। शिक्षा से जुड़ा एक पुराना सवाल है ब्रेन वॉश या मत भरने का। असली शिक्षा और ब्रेन वॉश में फ़र्क क्या है और क्या यह हमेशा गलत ही होता है? ब्रेन वॉश में अक्सर किसी की नीयत, उसके तरीके या सिखाई गई चीज़ें मायने रखती हैं। अगर यह कामयाब हो जाए तो बच्चे उस ज्ञान को बिना जांचे परखे मान लेते हैं। यह साफ लगता है कि ऐसा करना शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन छोटे बच्चों के पास और कोई रास्ता नहीं होता। उन्हें बिना सबूत के ही कई बातें माननी पड़ती हैं, जैसे गिनती या अक्षर सीखना। इसलिए यह मानना पड़ता है कि ब्रेन वॉश पूरी तरह टाला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी यह गलत है। कुछ लोग इसे दो हिस्सों में बांटते हैं, एक जो गलत है और दूसरा जिसमें बच्चों को बिना वजह कुछ सिखाया जाता है, लेकिन आगे चलकर उन्हें खुद सोचने और जांचने की आदत भी दी जाती है। शिक्षा का काम सिर्फ विश्वास दिलाना नहीं है, बल्कि बच्चों को खुले दिमाग का बनाना भी है। उन्हें यह समझना जरूरी है कि इंसान गलत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मुश्किल यह आती है कि अगर कोई बच्चा किसी बात को पूरी तरह मान ले तो क्या वह खुले दिमाग से उस पर शक भी कर सकता है? जैसे कोई बच्चा मानता है कि भूकंप धरती की प्लेटों की हलचल से आते हैं, तो क्या साथ ही वो यह भी मान सकता है कि शायद वजह कुछ और भी हो? इस तरह के सवाल गहराई से समझने की जरूरत है। शिक्षा से जुड़े और भी कई सवाल हैं, जैसे ज्ञान को लेकर क्या हमें एकदम पक्के सच की बात करनी चाहिए या अलग अलग नजरिए भी सही हो सकते हैं। इसी तरह यह भी सवाल है कि क्या हर तरह के ज्ञान को बराबरी से देखा जा सकता है या समाज में कुछ नजरिए दबा दिए जाते हैं। एक और चर्चा यह है कि करने का ज्ञान और जानने का ज्ञान दोनों का पाठ्यक्रम में क्या रोल होना चाहिए। इसके साथ ही बहुसंस्कृति शिक्षा और हाशिए पर रखे गए नजरियों को पढ़ाई में शामिल करना या नहीं करना भी बड़ी बहस है। शिक्षा से जुड़ा एक और मुद्दा है शोध का। लंबे समय से शिक्षा पर होने वाले शोध की आलोचना होती रही है। कभी कहा जाता है कि यह बहुत किताबों तक सीमित है और असल जिंदगी से कटा हुआ है, तो कभी कहा जाता है कि यह बहुत प्रैक्टिकल है और थ्योरी की कमी है। लेकिन धीरे धीरे यह मान लिया गया कि थ्योरी और प्रैक्टिस को अलग मानना ही गलत है, क्योंकि असली थ्योरी वही है जो हमें सही फैसले लेने और समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करे। शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा विवाद लंबे समय तक दो अलग अलग रिसर्च तरीकों के बीच रहा। एक तरफ था संख्या और आंकड़ों पर आधारित तरीका, जिसमें प्रयोग और परीक्षण शामिल होते हैं। दूसरी तरफ था गुणात्मक या नृवंश विज्ञान वाला तरीका, जिसमें केस स्टडी और लोगों के अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है। कई सालों तक इन दोनों को पूरी तरह अलग खेमे माना गया और इन्हें पैराडाइम युद्ध कहा गया। संख्या आधारित तरीका मानने वाले कहते थे कि वही असली ज्ञान देता है, खासकर कारण और नतीजों के बारे में, जबकि गुणात्मक तरीका मानने वालों का कहना था कि यह तरीका इंसानी भावनाओं, इरादों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और समझ को नज़रअंदाज करता है। धीरे धीरे यह सोच बदली और अब यह मान लिया गया है कि दोनों तरीकों को मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च कहा जाने लगा है और इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। नया बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिका सरकार ने शिक्षा शोध के लिए पैसा सिर्फ उसी रिसर्च को देने का फैसला किया जिसे वे सख्त तौर पर वैज्ञानिक मानते थे। इसका मतलब था कि केवल वही शोध फंडिंग पाएंगे जिनमें यादृच्छिक
नियंत्रित प्रयोग या फील्ड ट्रायल्स हों। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया, लेकिन कई विद्वानों ने इसे बहुत संकुचित परिभाषा बताया। उनका कहना था कि इससे विज्ञान का असली इतिहास और सबूत और नीतियों के बीच का असली रिश्ता गलत तरीके से बहुत आसान दिखाया गया है। कई गुणात्मक शोध करने वालों ने भी कहा कि उनका काम भी वैज्ञानिक है और उसे नज़रअंदाज करना गलत है। इस पर बड़ी बहस छिड़ी और कई लोगों ने कहा कि गोल्ड स्टैंडर्ड असल में शिक्षा शोध की जटिलताओं को नहीं समझता। इसमें यह भी अनदेखा कर दिया गया कि नीतियों और फैसलों को तय करने में मूल्यों और ताकत की राजनीति का भी रोल होता है। इस पर अलग अलग विचार सामने आए। कुछ लोगों ने इसे सही बताया और कुछ ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। आज भी यह मुद्दा चर्चा में है कि असली वैज्ञानिक प्रमाण किसे कहा जाए, सिद्धांतों की क्या भूमिका हो, किसी नतीजे को पक्का कैसे माना जाए और शिक्षा शोध को किस तरह देखा जाए। कई दार्शनिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि शिक्षा से जुड़ी नीतियां और फैसले सिर्फ आंकड़ों से नहीं, बल्कि गहरी समझ और असली जीवन की जटिलताओं को ध्यान में रखकर बनने चाहिए। शुरुआत में ही कहा गया था कि शिक्षा दर्शन जैसे बड़े और गहरे विषय को एक ही लेख में पूरी तरह समेटना नामुमकिन है। अलग अलग देशों की अपनी सोच और परंपराएं हैं और शिक्षा दर्शन को समझने और पढ़ाने के अपने तरीके हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजी बोलने वाले देशों में भी इतनी विविधता है कि कोई भी लेखक सबको कवर नहीं कर सकता। यही इस लेख में भी साफ दिखता है। लेकिन पिछले करीब 30 सालों में कई ऐसे साधन सामने आए हैं जिन्होंने इस मुश्किल को काफी हद तक आसान बना दिया है। अब शिक्षा दर्शन पर बहुत सारी किताबें, लेख, गाइड, हैंडबुक और शब्दकोश उपलब्ध हैं। इसमें पूरे क्षेत्र पर लिखी किताबें भी हैं और खास विषयों पर लिखे गए अलग अलग लेख भी। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं भी छप रही हैं जिनमें शिक्षा दर्शन और शोध से जुड़े मुद्दों पर गहराई से चर्चा होती है। यानी जो लोग इस विषय को और अच्छे से समझना चाहते हैं, उनके पास पढ़ने और सीखने के लिए सामग्री की कोई कमी नहीं है।